हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज एक वीडियो IELTS रीडिंग पर और हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ हेडिंग। दोस्तों, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो दोस्तों, हम आपको आज के वीडियो में ये बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह चौहान एंड वेलकम टू फ्लाईवे इमिग्रेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस IELTS रीडिंग में बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बाकी क्वेश्चंस को करने का फिर स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता। तो हमारी आज के वीडियो में हमको यही बताने वाले हैं कि आप कम टाइम में कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाता है, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स को पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ता है और इसके लिए उसके लिए बाकी क्वेश्चंस का टाइम उनको नहीं मिल पाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी होती हैं, कभी कभार उसमें 2 या 3 हेडिंग्स बहुत ही क्लोजली मैच करती है मीनिंग में। मतलब स्टूडेंट्स को लगता है ये हेडलाइन का मीनिंग भी सेम है जो इस हेडलाइन का मीनिंग है। मतलब 2-3 हेडलाइन का मीनिंग लगभग सेम ही स्टूडेंट्स को लगता है। तो उसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हेडिंग हम यूज़ करें पैराग्राफ के लिए। दोस्तों, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को हेडिंग में कुछ वर्ड्स दिखते हैं जो वो कीवर्ड्स जैसा यूज़ करते हैं और फिर वो वर्ड्स वो पैसेज में ढूंढते हैं, पैराग्राफ में ढूंढते हैं, जो उनको नहीं मिलते, क्योंकि पैराग्राफ या पैसेज में सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। तो उस केस में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ़ पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की। अब हम जानेंगे कि हम इन प्रॉब्लम को कैसे दूर करें और हमारी जो स्ट्रेटजी क्या होगी जो हम आज पैसेज सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटजी जो हमारी होगी, जो हम आज पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए ये होगी कि पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी हेडिंग्स हमको दी गई हैं पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम पैसेज पढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ टीचर या कुछ जो IELTS का जो मटेरियल होता है उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप पहले पैसेज पढ़ें फिर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका गलत है, आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे ये तरीका बेहतर लगता है कि हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग ध्यान से पढ़ें और उसके बाद हम पैसेज पढ़ें। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है, तो कौन सा जो स्ट्रेटजी आपको सूट करती है, यानी कि आप पहले पैसेज पढ़ना चाहते हैं उसके बाद आप लिस्ट ऑफ हेडिंग देखना चाहते हैं, वो भी ठीक है। और अगर आप पहले हेडिंग पढ़ें और फिर पैसेज में जाए, वो भी ठीक है। तो दोस्तों, हम आज क्या करने वाले हैं, हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ने वाले हैं ध्यान से, हम उनका मीनिंग समझने वाले हैं और फिर उसके बाद ही हम पैसेज पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि हम जो मीनिंग है वो एक एक हेडिंग का वो हम ध्यान से समझने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि वो मीनिंग पैसेज में कहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आज जो पैसेज आप लोगों के लिए लिया है वो है कैम्ब्रिज 15 टेस्ट 3 से। तो और हम इस पैसेज को आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो हम बिना किसी देरी के हम ये पैसेज सॉल्व करना हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आपको एक पैसेज सॉल्व करके दिखाते हैं जो हमने लिया है कैम्ब्रिज 15 टेस्ट 3। पैसेज का नाम है द डिसोलिनेटर प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारी पहली स्ट्रेटेजी होगी कि हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग ध्यान से पढ़ेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, फिर ही हम पैसेज पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ते हैं और उससे भी पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो हमारे इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, रीडिंग पैसेज 2 हैज 9 पैराग्राफ्स A to H। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच सेक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो।
राइट द करेक्ट नंबर 1 to 10 इन बॉक्सेस 14 to 20 ऑन योर आंसर शीट। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन है और हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग अब ध्यान से पढ़नी है और हम ट्राई करते हैं कि हम इनका मीनिंग भी समझें। तो चलिए पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नंबर 1 इज गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर कोई फाइनेंस मिलने की बात हो रही है प्रोडक्शन के लिए, यानी किसी काम के लिए कुछ फाइनेंस या कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो जिस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन होगी हमारा आंसर वही होगा। तो गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस या पैसे मिलना। हमारी दूसरी हेडिंग है एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी। बेनिफिट मीन्स फायदा। तो ऐसा फायदा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और जो अचानक हुआ। तो जिस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन होगी हमारा आंसर वही होगा। तो एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। तीसरी हेडिंग है फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशंस टू न्यू प्रोडक्ट। फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशन टू न्यू प्रोडक्ट मीन्स शुरुआती जो आइडिया था, शुरुआती जो प्रेरणा थी, उससे एक नया प्रोडक्ट बना। ठीक है, यहाँ किसी ऐसे प्रोडक्ट की बात हो रही है जो नया शुरू हुआ और जो पहले सिर्फ एक आइडिया था, सिर्फ एक प्रेरणा थी और फिर उससे एक प्रोडक्ट बना। तो हमें ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशंस टू न्यू प्रोडक्ट। चौथी हेडलाइन है द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस। द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस, यानी कोई डिवाइस है, कोई प्रोडक्ट है, उसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो होने वाले कस्टमर्स हैं, उनकी क्या रेंज है, मतलब कौन सी क्लास हो सकती है या कोई भी रेंज हो सकती है। वो जो भावी कस्टमर हैं, जो होने वाले कस्टमर हैं, उनकी रेंज क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस। पांचवी हेडलाइन है दोस्तों, व्हाट मेक्स द डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। व्हाट मेक्स द डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, यानी जो ये डिवाइस है, ये जो प्रोडक्ट है जिसकी बात हो रही है, वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग कैसे है, क्या चीज उसे अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से। तो वो जो इंफॉर्मेशन जिस पैराग्राफ में आएगी हमारा आंसर उसी पैराग्राफ में होगा। चलिए छठी हेडलाइन पढ़ते हैं, क्लीनिंग वाटर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सोर्सेस। यानी बहुत सारे सोर्सेस हैं, कोई भी सोर्स हो सकते हैं, तालाब, नदी, पानी की टंकी। तो वहां से वाटर को क्लीन करना है। तो क्लीनिंग वाटर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सोर्स। क्लीनिंग वाटर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सोर्स, जो भी सोर्स हमें पता नहीं क्या सोर्स हैं, जो भी सोर्स मेंशन किए होंगे वो उन सोर्स में वाटर क्लीन हो रहा होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर 7 है ओवरकमिंग प्रोडक्शन डिफिकल्टीज। दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि प्रोडक्शन, किसी भी चीज का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उससे इसमें जो मुश्किलें आ रही है उससे कैसे पार किया जाए, उससे कैसे दूर किया जाए। तो प्रोडक्शन में जो भी मुश्किलें आई हैं उनको ठीक करना, वो जिस पैराग्राफ में आएगा हमें ध्यान रखना है, उसकी ये हेडिंग होगी ओवरकमिंग प्रोडक्शन डिफिकल्टीज। चलिए 8वीं हेडलाइन पढ़ते हैं, प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल। यानी कि जो प्रॉफिट है वो मेन गोल नहीं है, वो मेन उद्देश्य नहीं है, उससे भी बड़ा कोई और उद्देश्य है। तो हमें याद रखना है कि प्रॉफिट कमाना ही मेन गोल नहीं है, मेन एम नहीं है। तो ये चीज याद रखना आप, जिस भी पैराग्राफ में ये चीज मैच हो रही होगी वो 8 नंबर उसकी हेडलाइन होगी। नाउ नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ए वार्म वेलकम फॉर द डिवाइस। ये जो भी डिवाइस है, ये जो भी प्रोडक्ट है जिसकी बात हो रही है, उसका बहुत ही वार्म वेलकम हुआ, बहुत ही उत्साह से उसका स्वागत हुआ, यानी लोगों ने उसको अच्छा रिसेप्शन दिया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नंबर 10, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेज। तो किसी पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन होगी कि कोई भी नंबर ऑफ पीपल, कोई भी नंबर ऑफ लोग हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी जो पानी की कमी उनको अफेक्ट कर रही है और जिनके पास पानी की कमी है, उस नंबर ऑफ पीपल का कोई नंबर दिया होगा पैराग्राफ में। तो हमें ये इंफॉर्मेशन भी देखनी है।
तो दोस्तों हमने सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ी और हमने उनका मतलब भी समझा। अब हमें पता है कि हमें क्या ढूंढना है पैसेज में, और हमें पैराग्राफ पढ़ते थे हम ये ध्यान रखना है कि ये पैराग्राफ को हम समराइज करें 2-3 वर्ड्स में। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? लिस्ट ऑफ हेडिंग वही है, यानी कि आपकी प्रॉपर हेडिंग वही हो सकती है जो आपके पैराग्राफ को समराइज कर सके। यानी कि अगर आप 2-3 वर्ड में आप या 4-5 वर्ड में आप पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर सको, वही आपकी हेडिंग सूटेबल होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्या ये हेडिंग पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रही है। तो ये चीज हम ध्यान में रखते हुए हम चलिए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। तो दोस्तों पैसेज का टाइटल है द डिसोलिनेटर प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज की तरफ। तो पैराग्राफ नंबर ए, traveling around Thailand in the 1990s, William Jensen was impressed with the basic rooftop solar heating systems that were on many homes, where energy from the sun was absorbed by a plate and then used to heat water for domestic use. 2 decades later, Jensen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water. तो दोस्तों जैसा कि आप लास्ट लाइन में पढ़ सकते हैं, 2 decades later, Jensen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that used the power from the sun to purify water. और अगर आप ये 3rd नंबर की हेडिंग पढ़ें, फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशन टू न्यू प्रोडक्ट, तो दोस्तों पैराग्राफ में भी सेम बात हो रही है कि आफ्टर 2 डिकेड्स यानी 20 साल बाद जेंसन ने एक आइडिया जो उनके पास था, जो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में देखा, तो उनसे उन्होंने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया जो सन की पावर यूज करता था वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। यानी कि एक ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जिनका इंस्पिरेशन, जिनका आइडिया उनको साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देख के आया। तो हमारा ये हेडिंग है 3rd नंबर की, फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशन, शुरुआती आइडिया से एक नया प्रोडक्ट, ये इसमें पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो हमारी बेस्ट हेडिंग होगी पैराग्राफ ए के लिए, फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशन टू न्यू प्रोडक्ट। तो आंसर फॉर पैराग्राफ ए सेक्शन ए विल बी 3। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने पैराग्राफ ए का आंसर आपको बताया। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ बी की तरह और ट्राई करते हैं कि उसका आंसर भी हमें इसी तरह मिल जाए। तो पैराग्राफ बी, द डिसोलिनेटर ऑपरेट्स एज ए मोबाइल डिसैलिनेशन यूनिट दैट कैन टेक वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस सच एज सी, रिवर्स, बोरहोल्स एंड रेन एंड प्यूरिफाई इट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो दोस्तों अगर ये पहली लाइन ध्यान से पढ़ें, द डिसोलिनेटर ऑपरेट्स एज ए मोबाइल डिसैलिनेशन यूनिट that can take water from different places such as the sea, rivers, boreholes and rain and purify it for human consumption. तो डिसोलिनेटर एक मोबाइल डिसोलिनेशन यूनिट है जो वाटर लेती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जैसे कि समंदर, रिवर, नदी से, बोरहोल से और बारिश से, और उसको प्यूरिफाई करती है ताकि ह्यूमन उसे यूज कर सके पीने के लिए। और अगर हम ये देखें 6 नंबर की हेडलाइन, क्लीनिंग वाटर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सोर्स, यानी बहुत सारे रेंज ऑफ सोर्स हैं जिनसे वो वाटर क्लीन कर रहा है। तो हमारा पैराग्राफ बी है, उसकी फर्स्ट लाइन वही चीज कह रही है कि डिसोलिनेटर एक डिफरेंट रेंज ऑफ सोर्सेस से पानी लेता है और उसे प्यूरिफाई करता है, यानी कि क्लीन करता है। तो हमारी जो बी की हेडलाइन है वो होनी चाहिए क्लीनिंग वाटर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सोर्स, क्योंकि डिसोलिनेटर वाटर क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है बहुत सारे सोर्स से, लाइक सी, रिवर्स, बोरहोल्स एंड रेन। तो डेफिनेटली सेक्शन बी का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 6। तो ए और बी के आंसर हमें मिल गए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ सी की तरफ, और हमें अभी बी पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर था वो हमें पहली लाइन में मिल गया और कंफर्म मिल गया, तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ सी की तरह। और सी, द डिसोलिनेटर कैन प्रोड्यूस 15 liters ऑफ ड्रिंकिंग वाटर per day, enough to sustain a family for cooking and drinking,
Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn't require a generated water supply, just sunlight. तो दोस्तों पहली लाइन में आपने देखा और दूसरी लाइन में आपने देखा कि इट्स मेन सेलिंग पॉइंट इज दैट अनलाइक स्टैंडर्ड डिसैलिनेशन टेक्निक्स, अनलाइक स्टैंडर्ड डिसैलिनेशन टेक्निक्स मतलब इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है, मेन एडवांटेज है डिसोलिनेटर का, वो बाकी जो स्टैंडर्ड डिसैलिनेशन यूनिट्स हैं, बाकी जो टेक्निक्स हैं उनसे कैसे अलग है कि इसको पावर नहीं चाहिए, जस्ट सनलाइट चाहिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, जस्ट वो सनलाइट से ही वो वाटर क्लीन कर सकता है। अनलाइक स्टैंडर्ड डिसैलिनेशन यूनिट यानी बाकियों की तरह नहीं है। और अगर आप जाएंगे इस हेडलाइन में नंबर 5 में, व्हाट मेक्स द डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, तो डिवाइस जो है वो बाकी जो डिवाइस है उनसे अलग कैसे है, तो इसका आंसर सी में यही है कि जो बाकी जो स्टैंडर्ड डिसैलिनेशन टेक्निक है उनकी तरह इनको पावर नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सनलाइट चाहिए, सूर्य की एनर्जी चाहिए, तो इस तरह से ये अलग है। तो सी का आंसर हमारे लिए यहां पर डेफिनेटली 5 है। व्हाट मेक्स द डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम द अल्टरनेटिव, डिवाइस को क्या अलग बनाता है, तो ये अलग बनाता है कि इसको जनरेटेड पावर सप्लाई नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी इज 5। तो दोस्तों ए और बी और सी के आंसर हमें मिल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं पैराग्राफ डी की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमारे आंसर हैं हमें फर्स्ट 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन में ही मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ हेडिंग और लिस्ट ऑफ हेडिंग की ये खास बात है कि मतलब जो ये पैराग्राफ होते हैं और जो ये लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है ये एक तरह से पैराग्राफ की समरी है। तो पैराग्राफ की समरी है तो इसका मेंशन फर्स्ट 2 लाइन या तो लास्ट 2 लाइन में होता ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और आपको आंसर मिल जाते हैं फर्स्ट 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन में। सम केसेस, इन रेयर केसेस अगर ऐसा नहीं है तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और आप ऐसा कीजिए कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए फिर आप आंसर आप ढूंढिए उसका। तो दोस्तों ये तो रही हमारी स्ट्रेटेजी, फिर से मैंने आपको बताई। चलिए हम पढ़ते हैं पैराग्राफ डी अगेन। तो ए रिसेंट एनालिसिस found that at least 2/3 of the world population lives with severe water scarcity for at least a month every year। तो दोस्तों जैसे कि आप पहली लाइन पढ़ेंगे पैराग्राफ डी की, तो इसमें यह कहा गया है कि a recent analysis found that at least 2/3 of the population lives with severe water scarcity for at least a month every year। दो वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो पानी की कमी से जूझती है 1 महीने के लिए साल में, यानी साल भर में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें उनको पानी की कमी होती है। तो दोस्तों अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ जाएंगे और उसमें आप नंबर 10 देखेंगे, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेजेस, यानी कि एक नंबर दिया होगा पैराग्राफ में, उतने लोग पानी की कमी से जूझ रहे होंगे। तो पैराग्राफ डी में वही बात की है दोस्तों जो मैंने आपको अभी कही। तो recent analysis found that at least 2/3 of the world population lives with severe water scarcity, यानी बहुत बड़ी वाटर सिक्योरिटी फेस करते हैं वो लोग। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 17 वो होगा हेडलाइन नंबर 10, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेजेस। लेट्स रीड अ पैराग्राफ ई नाउ दोस्तों। The device is aimed at a wide variety of users from homeowners in the developing world who do not have a constant supply of water to people living off the grid in rural parts of US। तो दोस्तों पहली लाइन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि डिवाइस किस पर एम किया गया है, मतलब किस टाइप के यूजर्स के लिए, किस टाइप के कस्टमर्स के लिए डिवाइस बनाया गया है। तो वो उन्हें बताया है कि जो होम ओनर है डेवलपिंग वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्री में, जो घर के ओनर्स हैं जिनके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है वो भी, और जो यूएस में जो लोग गांव में रहते हैं या शहर से बाहर रहते हैं उनके लिए भी, यानी एक बहुत बड़ी रेंज मेंशन की गई है यूजर्स की, कस्टमर्स की। और अगर आप जो लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाएं तो आप यही देखेंगे हेडलाइन नंबर 4 में, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर फॉर द डिवाइस, जो डिवाइस है, जो प्रोडक्ट है उसके कस्टमर्स की रेंज, यानी होम ओनर जो डेवलपिंग वर्ल्ड में वो भी हो सकता है और यूएस में कोई गांव का आदमी वो भी हो सकता है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है सेक्शन सी, उसका आंसर होगा डेफिनेटली 4, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस।
तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल गया और हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। और हम पढ़ेंगे अब पैराग्राफ नंबर एफ। The prices will vary according to where it is bought. In the developing world, the price will depend on what deal aid organization can negotiate. In developed countries, it is likely to come in at $1,000 a unit, said Jansen. We are venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in developing world and humanitarian sector. And this is the way we will proceed. We do realize though that to be a viable company, there is a bottom line to keep in mind, he says. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसमें आपको फर्स्ट 2 लाइन में आपको आंसर आपको श्योर नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ही पैराग्राफ आया है जिसमें हम फर्स्ट 2 लाइन में श्योर नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे, वी आर अवेयर दैट द प्रोडक्ट वी हैव इनविजन इज मेनली फाइंडिंग एप्लीकेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर एंड दिस इज द वे वी विल प्रोसीड। यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, प्रोडक्ट हमने इमेजिन किया है, वो मेनली उसका जो यूज है वो डेवलपिंग कंट्री, जो पिछड़ी हुई कंट्रियां हैं, जो ग्रो कर रही है उनमें ज्यादा है, और जो ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है यानी लोगों की मदद करने का जो सेक्टर है उसमें उसका यूज ज्यादा होगा। तो और वो कंपनी भी यही चाहती है, यानी प्रॉफिट कमाना उनका मेन एम नहीं है। और हमारी हेडिंग में ये मेंशन होगा दोस्तों, शायद आपको याद होगा, प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल। आप 8 नंबर की हेडलाइन देखिए, प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल। प्रॉफिट जो है वो मेन गोल नहीं है, मेन एम नहीं है। तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट जो पैराग्राफ ए है उसकी हेडिंग होगी 8 नंबर, प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 के आगे आंसर लिख सकते हैं 8। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। The company itself is based at Imperial College London, although Jennison, its chief executive, still lives in the UAE. It has raised 340,000 pound in funding so far. तो दोस्तों it has raised this much money in funding so far, मतलब इतना पैसा उन्होंने फंडिंग में जुटा लिया है, इतना पैसा उन्होंने जमा कर लिया है। और अगर आप हमारी हेडिंग देखें, जो पहली हेडिंग है, गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्ट है उसके लिए फाइनेंस जुटाना, उसके लिए पैसे जुटाना। और हमारे पैराग्राफ में भी यही मेंशन किया गया दोस्तों कि इतना पैसा उन्होंने जमा कर लिया है। तो डेफिनेटली जी का जो हेडिंग है विदाउट एनी डाउट वो नंबर 1 होगा, गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सेक्शन जी है दोस्तों, उसका आंसर है 1। तो दोस्तों आपने देखा आज की किस तरह से हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको सॉल्व करके दिखाया और किस तरह से आपको यह भी दिखाया कि आप कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग की, तो आपके टाइमिंग बेहतर होती जाएगी और उसे आप और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने आपको आज लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करके दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप टाइम भी बचा सकते हैं, मतलब आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि IELTS इज़ जस्ट ए टेस्ट ऑफ योर वोकेबलरी। ये आपकी वोकेबलरी का टेस्ट है, तो आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा आप IELTS में स्कोर कर सकते हैं। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन या आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, बट कुछ ना कुछ हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी आपको टाइम मिले आप कुछ ना कुछ रोज़ पढ़िए। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग, और इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा IELTS में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दैट्स इट फॉर टुडे माय फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।